ओके फाइन। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है। जनरेशन इट्स मीन टू कि कंप्यूटर धीरे धीरे कंप्यूटर्स का जनरेशन भी चेंज होते गया। जैसे ह्यूमंस के जनरेशन पहले हम लोग जैसे थे, धीरे धीरे चेंज होते गए। जनरेशन टू जनरेशन चीजें अलग होते जाती हैं, इसीलिए कंप्यूटर्स के भी जनरेशन चेंज होते गए। ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन हमारा कंप्यूटर था उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर्स। ठीक है। अब ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर्स क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको। वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर्स जो थे वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। इज इट क्लियर? फर्स्ट जनरेशन जो हमारा कंप्यूटर था, यहाँ यहाँ वो क्या बोला जाए कि मैं एक सेकंड आपको ना एक इमेज दिखा रहा हूँ, उसको थोड़ा आप देखना और उसके बाद आप हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, ये है हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, दिख रहे हैं आपको? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर्स। ठीक है। इस तरह के कंप्यूटर्स हुआ करते थे पहले। ठीक है ना। इस तरह के कंप्यूटर्स में कोई डिस्प्ले ऐसी कोई चीजें नहीं होती थी। ये कंप्यूटर पूरा मैकेनिकल हुआ करता था और ये कैलकुलेशंस करने के लिए मैकेनिकल ट्यूबल्स और वैक्यूम ट्यूब्स, ये देखो इसको इन्हीं को बोला गया वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कितने बड़े थे हमारे पहले कंप्यूटर्स, पहले कितने बड़े साइज में हुआ करते थे, कितना ज्यादा स्पेस लिया करता था। ठीक है। आते हैं। सबसे पहले हमारा आया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इज दैट क्लियर? देन ये आए 1946 से लेकर 1959 तक थे। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर बोला जाता था और ये सारे के सारे कंप्यूटर्स का एक प्रॉब्लम था कि सर ये तो सबसे पहला कि सर ये बहुत ज्यादा स्पेस लेता था। ठीक है। इसके पार्ट्स जल्दी आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है। कैलकुलेशन इतना फास्ट भी नहीं था और भी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से हमारा वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर के बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया। दैट इज नोन एज अ फाइन। उसके बाद हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज अ ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर थोड़े छोटे हो गए। ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स में अगर आपको दिखाऊं, बोथ ऑफ यू इज एम ऑडिबल? क्लियर सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Yes, sir. ओके फाइन। सो नेक्स्ट जनरेशन जो आए ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के साइज थोड़े छोटे होने लगे, थोड़े कॉम्पैक्ट भी हो गए, प्लस कंप्यूटर के जो प्रोसेसिंग पावर था वो भी बढ़ गया। ठीक है। अभी भी कंप्यूटर्स इतने भी छोटे नहीं हुए थे बट प्रोसेसिंग पावर बढ़ गए हैं और भी डिवाइस हम लोग कंप्यूटर्स पे कनेक्ट कर सकते थे। और अब ये कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल थे एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ हमने कंप्यूटर देखे ना, उससे काफी पावरफुल थे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, दिस पीरियड द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब 1965 से लेकर 1971 के बीच में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स आने लगे। ठीक है। अब ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया। ठीक है। अब ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैसे है हमारा और कैसे आपको समझ में आएगा ये जनरेशन का गैप धीरे धीरे। अब मैं यहाँ बहुत बड़ा एक रीजन दूंगा लास्ट में कि थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन ये सारे कंप्यूटर क्यों आए, धीरे धीरे क्यों आना शुरू हो गए। ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। इसके बोला गया इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। सर्किट चिप बोलो या फिर सर्किट बेस्ड बोलो, एक ही बात है। ठीक है। और उसके बाद आए हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे पास थे, हमारे पास 1971 से लेकर 1980s तक जो हमारा जो कंप्यूटर था वीएलएसआई कंप्यूटर्स। ये बोला गया कि दीज आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर फॉर दोस टाइम्स, है ना। और बिलीव ऑन मी कि ये टाइम जो था 1971 से लेकर 1980s तक, ये पूरा का पूरा टाइम जो था ये कंप्यूटर रेवोल्यूशन के लिए ही था। मतलब यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर्स को यूज करके काम करना, कंप्यूटर से डेटा बनाना, डेटा निकालना, डेटा भेजना, मेल करना, ये बहुत सारी छोटी 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 सर्विसेज हमने बना ली थी। नेटवर्क फॉर्म हो चुका था और हम लोग कंप्यूटर्स को यूज करना सीख रहे थे। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो एरा था ये इस टाइम में आपको समझ में आएगा कि सर कंप्यूटर्स हमारे डेली टू डेली लाइफ में इस्तेमाल होने लगे। ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझने वाली बात ये थी कि सर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तक ये नॉर्मल लोग यूज नहीं करते थे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स सिर्फ आर्मी और साइंटिस्ट यूज किया करते थे।
ठीक है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है हमारा, वो नॉर्मली हमारे आर्मी साइंटिस्ट और वही लोग यूज करते थे, और कुछ कुछ और ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको यूज करने को दिया जाता था। ठीक है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जब आए, जिसको हमने बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर्स, अब ये कंप्यूटर्स बेसिकली काफी लोग यूज करने लगे थे। पर अभी भी ये कंप्यूटर मतलब बेसिकली काफी लोग यूज करने का मतलब यहाँ ये एक ही है कि ये कमर्शियल यूज के लिए दिया गया। ठीक है। कमर्शियल यूज मतलब ये कंप्यूटर्स अब बन के कोई भी खरीद सकते थे, मतलब कोई भी खरीदने का मतलब जैसे यूनिवर्सिटीज हो गए, कॉलेजेस हो गए, ठीक है, स्कूल्स हो गए, यहाँ वहाँ यहाँ हर जगह पे धीरे 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 कंप्यूटर सिखाया जाने लगा और कंप्यूटर्स का नीड पड़ने लगा। तब ट्रांजिस्टर सर्किट बेस्ड कंप्यूटर्स कमर्शियली सेल के लिए बन गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर था जो फोर्थ जनरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं VLSI। अब कंप्यूटर्स बनने लगे पर्सनल यूज के लिए। पहले हम लोग पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, कंप्यूटर्स पहले काफी महंगे हुआ करते थे। कंप्यूटर्स को यूज करना काफी महंगा हुआ करता था, मतलब कुछ एक से 1 घंटे या 2 घंटे के लिए अगर 1 or 2 आवर्स के लिए आप कंप्यूटर यूज करते हो ना, तो आपको काफी अच्छा खासा चार्ज देना पड़ता था। ठीक है। और सबके पास कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, तो लोग यूनिवर्सिटीज अगर कंप्यूटर्स खरीद चुके हैं तो वो कंप्यूटर्स खाली यूनिवर्सिटीज के टीचर्स प्रोफेसर ही यूज कर सकते थे। ठीक है। स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाता था। ठीक है। तो सबसे पहले जो VLSI प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स आए ना, VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स। ठीक है। देखो ये ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर था। अब देखो तो कंप्यूटर कुछ कंप्यूटर जैसा दिखने लगा है। ठीक है। ये इन कंप्यूटर्स में जो माउस हुआ करता था ना, पहली बार ऐसा था कि ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स में, इनको ट्रांजिस्टर्स बोला जाता है। क्लियर। तो पहली बार ऐसा था कि ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर में आपको माउस हुआ करता था। पहले माउस भी नहीं हुआ करता था। सेकंड जनरेशन तो हम लोग कीबोर्ड ही, मतलब कीबोर्ड भी नहीं हुआ करता था, उसमें पंचिंग कार्ड्स हुए करते थे, उसी से हम लोग इनपुट और आउटपुट मिला करता था। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कीबोर्ड माउस ये सारी चीज कंप्यूटर्स के साथ अटैच की, कंप्यूटर्स को बनाते हुए। और हमारा जो माउस, अभी आप जानते होंगे कि अगर आपने कभी कंप्यूटर यूज किया होगा तो डेफिनेट यूज किया ही होगा, तो आप माउस को डायगोनल लेकर जा सकते हो, डायगोनल वर्ड में लेकर जा सकते हो। पर पहले कंप्यूटर्स में सिर्फ अपसाइड डाउन और लेफ्ट टू राइट ही माउस जाया करता था। तो अगर किसी को इस कोऑर्डिनेट में जाना है तो अप डाउन करते हुए उसको जाना पड़ेगा, अप डाउन लेफ्ट राइट करते हुए उस कोऑर्डिनेट तक जाना पड़ेगा। डायगोनली या फिर कहीं भी मूव नहीं करता था माउस। ठीक है। ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तक आया, और ये अभी के कंप्यूटर्स मिलिट्री, है ना, यूनिवर्सिटी एंड सब जगह पे आने लगे, और हमें डिस्प्ले में एक विजुअलाइजेशन दिखने लगा। ठीक है। ये हमारा थर्ड जनरेशन। अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ठीक है। ये हमारे लिए फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आए। अभी आप देख सकते हैं फोर्थ जनरेशन, और ये जो आगे आपको दिख रहा है ना, दैट इज नोन एज अ माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इज दैट क्लियर? देखो, इन सबको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर से किससे बनते हैं सर? सब बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं ना, ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स थे ना, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को ना एक साथ साइड बाय साइड लगा दिया गया और सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद वो बन गए हमारे लिए माइक्रो प्रोसेसर्स। एक ट्रांजिस्टर जितना काम करता था उससे ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे तो इंटीग्रेटेड सर्किट बना। अब बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को और कॉम्पैक्टली लगा दिया गया तो एक माइक्रो प्रोसेसर बना। क्लियर? जो बहुत सारे प्रोसेस एक बार में संभाल सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो VLSI कंप्यूटर्स जो थे वो अलग दिखते थे। नहीं सर भाई, हमारे VLSI थर्ड जनरेशन जैसे ही दिखते थे, पर ये काफी पावरफुल थे। अब हमारे VLSI कंप्यूटर्स में काफी सारी चीजें ऐड होने लगी, मैंने जैसे प्रिंटर ऐड होने लगा, है ना, या फिर हमने VLSI कंप्यूटर्स जो होते थे ना, जो VLSI बेस्ड कंप्यूटर होते थे, जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर है जहां पर आप बिलीव करो कि गेम्स हमने खेलना मतलब शुरू किया कंप्यूटर में। पहला गेम था कंप्यूटर का। ठीक है। तो इस तरह के पूरे जनरेशन धीरे धीरे चेंज होते गए। ठीक है। एंड लास्ट कंप्यूटर जो है हमारा, वो है ULSI। ठीक है। ठीक है। ULSI। अब यहां पर मुझे दो चीजें आपको पूछनी है। ठीक है। आप पता करके आना कि VLSI का फुल फॉर्म क्या है और ULSI का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना? आपको पता करके आना। इज दैट क्लियर? बोथ ऑफ यू, मैं पूछ रहा हूं, आप लोग सुन Yes, रहे हो Okay, गाइस? sir. गुड। yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट हमारा है यूएलएसआई कंप्यूटर, जो अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं। यूएलएसआई कंप्यूटर मतलब यूएलएसआई माइक्रो कंट्रोलर्स या माइक्रो चिप्स आने लगे यूएलएसआई, और बहुत ही आज के टाइम में भी यूएलएसआई कंप्यूटर्स ही हम लोग यूज करते हैं, यूएलएसआई बेस्ड कंप्यूटर यूज करते हैं। और ये कंप्यूटर्स ही आज हमारे, हम लोग जो अभी कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं ना, वो सारे भी उसी बेस्ड पे, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, दोज नोन एज अ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर? ओके सर। तो ये हो गया फिफ्थ जनरेशन। अब हमारे पास में एक और चीज आए हमारे पास कि सर अच्छा, कंप्यूटर्स तो सिर्फ आप बोल रहे हो सर, कंप्यूटर का कोई टाइप भी होता है? मतलब हमने जो आज तक कंप्यूटर देखे हैं, आपने अपने कंप्यूटर लैब्स में देखे होंगे, आपने कभी लैपटॉप यूज किया होगा, तो वही सिर्फ कंप्यूटर है या फिर कंप्यूटर्स के अलग अलग टाइप है? हाँ, कंप्यूटर्स के अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। इन टाइप्स का मैं मीनिंग दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। ठीक है, मैं यहां से डायरेक्ट बताने वाला हूँ। पर्सनल कंप्यूटर, सब पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, जिसको हम लोग पीसी बुलाते हैं, पीसी। पर्सनल कंप्यूटर्स वो सारे कंप्यूटर्स को बोलते हैं जो सिंगल यूजर के लिए बनते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए। आप अगर अपने घर में अपने काम के लिए कोई कंप्यूटर यूज करते हो, एक सिंगल कंप्यूटर यूज करते हो, तो मेरे लिए क्या बन जाता है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। और ये सिंगल यूजर के लिए पर्सनली बनाने के लिए, जैसे इसमें क्या क्या काम हो सकता है सर, आप जो भी काम करना चाहो उसमें कर सकते हो, जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाना, ठीक है, या फिर वीडियो या मूवीज देखना, या फिर सॉन्ग सुनना, ठीक है, राइदर देन आप इसमें गेम्स भी खेल सकते हो। तो ये पर्सनल कंप्यूटर्स कहलाए, क्लियर, जो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए बने। नेक्स्ट हमारा जो कंप्यूटर का सीरीज था उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। आप देख सकते हो वर्क स्टेशन कैसे दिखते हैं, ठीक है। वर्क स्टेशन देख लो सर, यहाँ पे क्या होते थे, वर्क स्टेशन में बहुत सारे कंप्यूटर्स ना एक साथ कनेक्ट होते थे, ठीक है। और ये कुछ एक सिंगल काम के लिए काम करते थे। जैसे यहाँ पर ये जो जितने भी कंप्यूटर्स है ना, वर्क स्टेशन की तरफ आप देख रहे होगे, ये जनरली बहुत लार्ज स्केल में इस तरह कंप्यूटर्स होते थे, एक के साथ दूसरे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते थे, और हम लोग एक साथ डेटा शेयरिंग कर सकते थे इसके बीच में, ठीक है। नेटवर्क सपोर्ट करता था इसके अंदर, इंटरफेस हुआ करते थे वर्क स्टेशन को यूज करने के, ठीक है। ये अलग एक सॉफ्टवेयर में चलता था। तो ये वर्क स्टेशन हुआ, और वर्क स्टेशन का काम एक ही है कि आप मल्टीपल यूजर्स एक ही प्रोजेक्ट पे एक ही टाइम में काम कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ वर्क स्टेशन, ठीक है। तो ये हमारा एक और सीरीज, एक और टाइप ऑफ कंप्यूटर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर मैं बताऊं टाइप ऑफ कंप्यूटर में आता है, ठीक है ना। वर्क स्टेशन इज ऑल्सो अ कंप्यूटर टाइप और टाइप ऑफ कंप्यूटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा आया Yes, माइक्रो, यस सर। माइक्रो प्रोसेसर, ए सॉरी, मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा आया मिनी कंप्यूटर। देखो ऐसा दिखता है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। अब ये मिनी कंप्यूटर का काम क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है कि एक छोटा सा कंप्यूटर है, इसके अंदर बहुत सारे मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं। और ये मिनी कंप्यूटर ना एक साथ 250 यूजर्स, एक सिंगल कंप्यूटर आप खरीदो और 250 यूजर्स इसे यूज कर सकते हो भी साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक टाइम पे 250 यूजर्स काम कर सकते हैं इसमें, अपना अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। इसके बारे में भी आप समझ गए होगे कि 250 यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, मतलब 250 एक साथ स्क्रीन में आप काम कर सकते हो। और ये बहुत मजेदार है अपने आप में। और जो भी डेटा शेयरिंग का बात है ना, जो वो भी पॉसिबल था क्योंकि एक ही जगह पे सारे के सारे सीपीयू, सारे के सारे जीपीयू, सब कुछ एक ही जगह पे है, इसीलिए मल्टी प्रोसेसिंग यहाँ पॉसिबल था, ठीक है। नेक्स्ट हम पार्ट पाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, इनको देख सकते हो आप कितने बड़े हैं। और लिटरली मैं बता रहा हूं आज के टाइम पे भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत यूज में आते हैं फॉर क्रिएटिंग अ सर्वर, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप दोनों यूट्यूब चलाते हो ना? यस सर। चलाते ही होगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूट्यूब तो देखते ही होगे ना? yes, sir. हाँ। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि YouTube आप देखते हो, कभी ऐसा हुआ है कि आपने YouTube पे कोई कोई आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और आपके फ्रेंड उसी टाइम कोई दूसरा वीडियो देख रहा है? ऐसा हुआ है? सर एक फोन में पॉसिबल थोड़ी हो एक सकता है। फोन में नहीं, अपने अपने फोन में हाँ। हुआ है ना? पर दोनों के पास हाँ। तो YouTube का ही ऐप है ना, ऐप तो एक ही है ना। हम्म। कैसे ये पॉसिबल हो रहा है कि सर सेम टाइम में एक ही ऐप में अलग अलग लोग अलग अलग वीडियोस देख पा रहे हैं?
ठीक है, इसी को बोलते हैं मल्टी यूजर ऐप। ठीक है, और इस तरह के एप्स को रन करने के लिए आपको इस तरह का डेटा रन करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर चाहिए। ठीक है ना। आपको पता है यूट्यूब पे लोग वीडियो अपलोड करते हैं Yes, ना, sir. उन्हीं को देखते हो आप, अपलोड करते हैं लोग वीडियो। ठीक है ना, हो सकता है आप भी करते हो, बट हाँ मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो तो डेफिनेट से बात है ना, वो वीडियो कहीं तो स्टोर होता होगा ना। Yes, sir. है ना, वो कहीं तो वो वीडियो स्टोर होता होगा, डेफिनेट सी बात है। अब एक बात समझो मेरी बात, अगर कहीं स्टोर होता है तो यूट्यूब के पास तो स्टोर करने का स्पेस तो होता होगा ना, कहीं तो यूट्यूब स्टोर करता होगा। इस तरह के लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना, सर्च करना, डिस्प्ले करना, इन सब बड़े बड़े काम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम computer is a very large in size and is an expensive computer capacity of supporting 100 or even thousand of users simultaneously। इवन इतने बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं कि जो आपके जो सर्वर्स के लिए यूज होते हैं, जो डेटा कनेक्टिविटी करते हैं, और बिलीव मी कि एक साथ वो मिलियंस ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, लास्ट कंप्यूटर दैट इज नोन एज अ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, बोला जाता है कि इट इज अ वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और इस तरह ये कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर, ये हमारे लिए क्या काम में आता है मैं बता दे रहा हूँ। बेसिकली सुपर कंप्यूटर वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर करेंटली अवेलेबल आज के टाइम में, पर इससे भी ज्यादा अच्छे कंप्यूटर्स आ चुके हैं। ठीक है ना, दोज आर नोन एज अ क्वांटम कंप्यूटर्स। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर्स अभी अच्छे तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, फुल्ली रेंज पे नहीं आए हैं, बट सुपर कंप्यूटर्स आ चुके हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत ज्यादा बड़े बड़े कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस या फिर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत माइन्यूट सा भी मिस्टेक नहीं करते हैं, और सुपर कंप्यूटर बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, ये स्पेशल काम के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ मतलब ये कोई इंडिविजुअल पर्सनल या फिर सिर्फ एक एप्लीकेशन चलाने के लिए कंप्यूटर्स नहीं होते हैं। ठीक है, और ये पूरे के पूरे कंप्यूटर्स जो हैं, मतलब एक कंप्यूटर नहीं है, बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, उनसे मिलके बनता है मल्टी प्रोसेस, और मल्टी प्रोसेस करते हैं सुपर कंप्यूटर्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर यूज करता है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा समझना। ठीक है, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है ना, कंप्यूटर में तीन चीज होते हैं, एक तो इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये आपको पता है। Yes, sir. ठीक है ना, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। जो कंप्यूटर्स जो हम लोग यूज करते हैं ना, कंप्यूटर्स यूज करते हैं, वो कुछ इनपुट लेता है। क्या इनपुट लेता है सर? सर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। क्या इनपुट लेता है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। सर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन क्या चीज है? सर बेसिकली जैसे हमने 2+2 दिया, तो 2 और 2 तो हमारे लिए डेटा बन गया, है ना, 2 और 2 तो मेरे लिए Yes, sir. डेटा बन गया। और जो हमारा और जो हमारा 2 और 2 डेटा बना, उसको क्या करना है सर? प्लस करना है, तो प्लस हमारे लिए क्या बन गया? इंस्ट्रक्शन। प्लस हमारे लिए बन गया इंस्ट्रक्शन। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे समझते हैं। ठीक है ना, अब आगे समझते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट है हमारा स्टोर द डेटा। डेटा को स्टोर किया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, अब मैं आपको बोलूंगा, कोई क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, आप कैसे काम करोगे? सबसे पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, तो आप इनपुट लोगे, है ना। मैं ऋषा से पूछ जाता था, ऋषा अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. ओके फाइन। सो मैं आपको पूछना चाहता हूँ अबाउट दैट, कि मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, 4+8। So you are not audible to me. You are not audible. I'm not audible up to you. Is I'm audible right now? Now you are. Yes, sir. Yes, sir. Okay. 4+8, Risha. That is 12. 12. Fine. Risha, if I'm not wrong, क्या आपने सबसे पहले इनपुट लिया, हाँ. फिर क्या किया? उसे कहीं तो दिमाग में स्टोर किया होगा ना? Yes, sir. उसके बाद क्या किया सर? उसके बारे में सोचा, मतलब प्रोसेस किया। Hmm.
है ना। और उसके बाद ऋषा नेक्स्ट क्या किया आपने हाँ। प्रोसेस करके? उसके बाद मैंने आउटपुट दिया। एग्जैक्टली उसके बाद आपने आउटपुट दे दिया। सो ये इसी तरह काम करता है, जो हमारा बेसिकली ब्रेन होता है ना, वो इसी तरह काम करता है, ठीक है ना। और उस कंप्यूटर भी बहुत सिमिलरली काम करते हैं। पहले डेटा को इनपुट लिया जाता है, फिर डेटा को कहीं स्टोर किया जाता है, फिर डेटा को प्रोसेस किया जाता है, फिर आउटपुट दे दिया जाता है। और ये चारों प्रोसेस को, मतलब इनपुट से लेकर स्टोर, प्रोसेस एंड आउटपुट तक, ये चारों प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट बनाया गया जिसका नाम है कंट्रोल द वर्क फ्लो यूनिट। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब प्रोसेस यस काम सर। कैसे Yes, करता sir. है इसको समझते हैं। प्रोसेस काम कैसे करता है इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। कंप्यूटर में ना बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, उनको देखते हुए ये पूरा का पूरा डायग्राम है, इसको हम लोग अभी यूज करेंगे। और इस डायग्राम को यूज करके ना हम लोग फटाफट प्रोसेस को देखेंगे कैसे होता है। देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 2+2 है। क्या है? 2+2। तो क्या हो गया मेरा इनपुट, ठीक है। इनपुट कहां गया सर? इनपुट अंदर गया, ठीक है। और इनपुट जैसे कौन से यूनिट को, ये कंट्रोल यूनिट है, कौन सा यूनिट है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को जैसे पता चला वो कोई इनपुट आया है, वो उसे कहां रख देगा सर? हमारे मेमोरी यूनिट में। कहां रख देगा? मेमोरी यूनिट में। तो मेमोरी यूनिट में मेरा स्टोर हो गया 2+2। ओके, क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब ये जो डेटा था ये रिटर्न आ गया यहां। अब मेमोरी यूनिट्स में जो डेटा था वो तो स्टोर हो गया। अब क्या किया कि कंट्रोल यूनिट ने बोला यार अब ये मेमोरी यूनिट में स्टोर हो गया है और प्रोसेसिंग यूनिट तो अभी खाली है। कंट्रोल यूनिट ने बोला कि मेमोरी यूनिट तो हमारा, मेमोरी यूनिट में डेटा आ चुका है, ठीक है ना। अब प्रोसेस, आपका मेमोरी यूनिट तो हमारा क्या है? खाली है। सॉरी, प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा खाली है। तो वो डेटा कहाँ गया? हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में, ठीक है। डेटा कहाँ चला गया? प्रोसेसिंग यूनिट में। अब प्रोसेसिंग यूनिट में दो चीजें होती है, एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है लॉजिकल। तो इसको बोलते हैं एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, बात करेंगे। फिर 2+2 कहां चल गया? हमारा प्रोसेसिंग यूनिट में चला गया, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट में चला गया 2+2। अब प्रोसेस करके 2+2 को 4 बना दिया गया। इज दैट क्लियर? ठीक है। यस सर। अब ये तो हमारा मेन डेटा हो गया, यही हमें चाहिए था। तब कंप्यूटर ने बोला कि हाँ प्रोसेस हो गया है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट रिटर्न इस डेटा को किसको दे देगा? मेमोरी यूनिट को दे देगा। अब मेमोरी यूनिट में जो 2+2 था उसके जगह क्या चला गया? 4। क्लियर? ठीक है। यस सर। अब कंट्रोल यूनिट को पता चल गया सर मेमोरी में हमारा जो, हमें जो प्रोसेस था वो खत्म हो चुका है, मेमोरी में आ गया है। तो एट द एंड वो क्या करेगा? आउटपुट दे देगा, यस सर। ठीक है। तो इसी तरह से पूरा काम करता है इनपुट यूनिट, कंट्रोल मेमोरी यूनिट, arithmetical and logical unit, output unit and control unit. Total number of units are 5 units. टोटल 4 नहीं 5 यूनिट्स होते हैं कंट्रोल यूनिट भी। पर कंट्रोल यूनिट में कोई चीज सेव नहीं होता या फिर कंट्रोल यूनिट में कोई चीज स्टोर नहीं होता। बेसिकली कंट्रोल यूनिट्स क्या करते हैं? क्या करता है सर? पूरे वर्क फ्लो को कंट्रोल करता है कि डेटा को कहां जाना है। पहले मेमोरी में जाना है, उसके बाद कहां जाना है? जैसे डेटा को क्या उसके बाद प्रोसेसिंग में जाना है या फिर आउटपुट में भेज दे रहा है डेटा को, या फिर डेटा को भेजना ही नहीं है मेमोरी में, क्या करना है नहीं करना है वो कौन डिसाइड करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट। इज दैट क्लियर? ठीक है Yes, sir. है ना। ये सिंपल सी बात थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। Yes, sir. गुड। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ये अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ।
देखो अब इनपुट यूनिट, वो सारे के सारे देखो उन इनपुट यूनिट होते हैं। सबसे पहला इनपुट यूनिट होता है, बोला गया द इनपुट यूनिट कंटेन्स द डिवाइस विच इज हेल्प टू of help of which we can enter the data into a computer। इनपुट यूनिट वो डिवाइसेस बने जिनके थ्रू हमने कंप्यूटर में डेटा दिया, जैसे माउस, कीबोर्ड, ये सारे किस तरह के डिवाइस हो गए? इनपुट डिवाइस हो गए। यस और नो? Yes, sir. है ना? तो ये सारे डेटा Yes, sir. इनपुट, ये सारे के सारे जो डिवाइस है इनपुट यूनिट में चले गए। सिंपल सी बात है, ये हमने बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। उसके बाद आया हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये देखो इनपुट के बाद जो ये पूरा का पूरा यूनिट है, जिसके अंदर मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिकल यूनिट है, ये किसके अंदर आते हैं? सीपीयू के अंदर आते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. अगर आप ध्यान से समझोगे तो इनपुट यूनिट का काम तो सिर्फ इनपुट देना है, बाकी सारा का सारा काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही है। ठीक है ना? CPU consider the brain of a computer। CPU perform all types of data processing and operation। It store the data immediately as a result and instruction। ठीक है? It's control the operation। It control the operation of all part of computers। Computer itself has the following three components। ठीक है? कंप्यूटर मतलब सीपीयू के अंदर ना तीन कंप्यूटर्स होते हैं। सीपीयू के अंदर तीन चीजें होते हैं, एक होती है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट, और एक होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है? ये तीन यूनिट किसके अंदर हमें मिलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। इज दैट क्लियर? ठीक है? अब हम लोग सबसे अब लास्ट हमारा यूनिट है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट आपको पता है सर, जित आउटपुट यूनिट के अंदर वो सारे डिवाइस आते हैं जिनके थ्रू हम लोग आउटपुट देख सकते हैं। जैसे अभी मैं अपना आउटपुट अपने डिस्प्ले में देख रहा हूं, है ना? स्क्रीन जो है, कंप्यूटर का स्क्रीन है, वो आउटपुट यूनिट है ना? आउटपुट डिवाइस है ना? Yes, sir. यस। ठीक है? अब आए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है? अब इनके बारे में हमें ना अच्छे से पढ़ने की, सीपीयू क्या होता है। ठीक है? अब यहीं पर आप लोग ना एएलयू के बारे में पढ़ोगे। ठीक है? और मेमोरी यूनिट, मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में आप पढ़ोगे, है ना? कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ोगे और एएलयू के बारे में पढ़ोगे। ये आज हमारा, इसे हमें एनी हाउ खत्म कर लेना है। ठीक है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बोला गया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। पहला, सीपीयू इज कंसिस्ट ऑफ एज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है? सीपीयू जो है हमारा ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर होता है। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। जितने भी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन होते हैं, वो कुछ भी हो, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, है ना? मैं इसको सिलेक्ट कर पा रहा हूं क्योंकि सीपीयू प्रोसेस करके दे रहा हूं। समझ में आया? फिर इट स्टोर द डेटा, इमीडिएट रिजल्ट एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन। इज दैट क्लियर? अब बोला गया ये डेटा को स्टोर करता है, रिजल्ट को भी स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करता है किसी भी प्रोग्राम का। क्लियर? इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बिलीव ऑन मी, अगर सीपीयू है तो ही पूरे कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स है ना, माउस, कीबोर्ड, रैम, जो भी सारे सारे पार्ट्स है, सब कुछ सीपीयू ही कंट्रोल करता है। इज दैट क्लियर? बोथ ऑफ यू, इज आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है? क्लियर है ना ऋषा, रवि? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सी बात है, ये हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं, ऐसा कोई नया बात नहीं कि सीपीयू कंट्रोल करता है। ठीक है ना? हाँ, अब हम लोग थोड़े से और डिटेल्स में जाएंगे सीपीयू के बारे में। सबसे पहला आता है मेमोरी यूनिट, फिर आता है कंट्रोल यूनिट, फिर आता है एएलयू मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, या फिर इसे प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर ये डायग्राम तो आपने देख ही लिया है, इनपुट कैसे आता है, कंट्रोल यूनिट उसे कैसे मेमोरी में भेजता है, फिर लॉजिक अरिथमेटिक एंड मतलब एएलयू में भेजता है, एएलयू से रिटर्न कैसे वो मेमोरी यूनिट में जाता है, देन इट विल गोज टू द आउटपुट यूनिट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. मेमोरी द स्टोरेज यूनिट। बोला गया क्या होता है मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट? This is the unit that store the instruction data or intermediate result. Fine.
जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन डेटा आया वो कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। एट द एंड जो रिजल्ट भी आता है प्रोसेस होकर वो भी कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। ठीक है, मतलब मेमोरी यूनिट नहीं होगा तो सिर्फ डेटा स्टोर ही नहीं होगा, और डेटा स्टोर नहीं होगा तो सीपीयू तक जाएगा कैसे? इज दैट क्लियर? Yes. This Yes, sir. unit supplies the information to the unit of computer when needed. जब सीपीयू को उस डेटा की जरूरत है या फिर सीपीयू जब खाली होगा तब प्रोसेस करेगा ना, तो जब उस खाली होता है या फिर जब उसको कंप्यूटर को आई मीन सीपीयू को अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में जब भी डेटा की जरूरत है वो कहां से लेगा सर? मेमोरी यूनिट से लेगा। ठीक है, मेमोरी यूनिट की डेटा इंस्ट्रक्शन है, रिजल्ट्स को स्टोर करके रखता है। It is also known as the internal storage unit or the main memory और primary storage और random access memory मतलब RAM। तो memory unit का यहाँ मतलब क्या है? That is known as a RAM। ठीक है, ठीक है। अब बोला गया in the effect of the speed, power and the capacity, the primary memories and secondary memory are two types of memory of computer and function with the memory units। ठीक है, अब ध्यान से इसके बारे में सोचने वाली बात है। आपके पास फोन है ना, दोनों के पास? Yes, sir. आप जब Yes, sir. फोन खरीद रहे थे क्या आपने एक चीज नोटिस किया था कि सर फोन के अंदर ना दो चीज आपने देखे होंगे, कुछ लोग बोलते हैं RAM and ROM. 8 GB एंड 128 GB, सुना है ऐसा कुछ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो 8 GB इज योर रैम एंड 128 GB इज योर ROM. नॉट रोम, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, Read only memory. नहीं नहीं, रोम नहीं, रोम नहीं, रोम इज समथिंग एल्स, वो सेकेंडरी मेमोरी होता है हमारा। Okay. Okay. ठीक है, वो उसको रोम बोला जाता है बट वो सेकेंडरी मेमोरी है बेसिकली हमारा। रैम एंड रोम एक साथ मैंने ये होता है ना, तो Okay, उसीलिए sir. बोला जाता है, बट वो हमारा बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी है। इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जो हम लोग जैसे हम लोग ना देख रहे हैं यहाँ पर ना, देखो क्या होता है कि जो डेटा होता है ना, जो डेटा होता है, जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस है वो सारे हमारे रैम में स्टोर होते हैं। ठीक है ना, अब जैसे मैं ना किसी ऐप को ओपन करूंगा, ठीक है, कोई भी ऐप ओपन करूंगा, ठीक है, जैसे मेरा स्टोर है, मैं इसे ओपन करूंगा, ये ओपन हो रहा है, दिख रहा होगा ओपन होते हुए, ये रैम में लोड हो गया है, ये ओपन हो रहा है, रैम में लोड हो चुका है। क्लियर? तो ये काम है रैम का, समझ में आया? ये काम है रैम का। ठीक है, रैम में ये स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शंस, डेटा, रिजल्ट, ये सारी चीज रैम में स्टोर होती हैं। ठीक है, पर जैसे आप बोलोगे सर मूवी, मूवी मूवी कहाँ स्टोर होता है? हमारा सेकेंडरी मेमोरी में। इज दैट क्लियर? जो हमारा फाइल्स होते हैं ना, बड़े बड़े फाइल्स होते हैं, वो सारे हमारे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं, और बड़े बड़े फाइल्स को ओपन करने के लिए बड़े बड़े फाइल्स के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे के सारे हमारे प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में स्टोर होते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, बोला गया इट विल स्टोर Yes. ऑल टाइप ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग, इट विल स्टोर द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, है ना, it will store the final result of the processing before the result are released or to the output। जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, जो आउटपुट में अभी हमने 4 लिखा था, याद है? ये देखो, ये जो 4 हमने लिखा था ना आउटपुट यूनिट में, Yes, sir. ये 4 में 4 यहाँ Yes. आने से पहले ये कहाँ जाता है? मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। क्लियर? ऑल द इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर ट्रांसमिट थ्रू द मेन मेमोरी। जो भी इनपुट या आउटपुट होता है, अब बिलीव ऑन मी कि जो भी इनपुट एंड आउटपुट होते हैं, ठीक है ना, ये हमने इनपुट दिया, ये भी कहाँ गया? सबसे पहले रैम में ही जाएगा, है ना, और जो आउटपुट आया वो भी सबसे पहले कहाँ गया? रैम में ही आया, है ना। इनपुट आया 2+2 इनपुट आया, तो यहाँ स्टोर किया था मैंने 2+2 लिख के, Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो इनपुट भी सबसे पहले मैं जो भी डेटा आता है या जाता है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं या जाते हैं वो सारे के सारे पहले रैम में मतलब मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट अब ये क्या करता है? द कंट्रोल यूनिट्स ऑपरेशन ऑल टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा। कंट्रोल यूनिट कुछ कैरी आउट नहीं करता, कुछ रखता नहीं है,
पर सारे के सारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है. इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल द ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अमॉन्ग द यूनिट्स. मेमोरी यूनिट से डेटा अर्थमेटिक यूनिट में जाएगा या आउटपुट यूनिट में जाएगा. ठीक है, कहां जाएगा डेटा, वो सारा चीज कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट. ठीक है, द मैनेज द एंड कोऑर्डिनेट ऑल द यूनिट्स. ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है, मैनेज एंड कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? ठीक है. अब अगर मैं यहाँ एक बात बोलूं, आप क्या करोगे? आप, मैं आपको ना दो क्वेश्चन देने वाला हूं. ठीक है, दो क्वेश्चन देने वाला हूं ऋषा. Yes, sir. मैं दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं. ठीक है, Okay. एट द सेम टाइम दोनों क्वेश्चन देने वाला हूं. ठीक है, इवन मैं भी दोनों क्वेश्चन देते हुए एक साथ तो नहीं दे सकता, पर मैं देने वाला हूं 5+9 और 19+14. आंसर चाहिए. ऋषा, इज एम ऑडिबल? Yes, sir. 5+9 and 19 5 plus 19 9 plus is 5 plus 9 is 40 and 19 plus 40 is 59. हाँ, अब ये जो पूरा का पूरा 19+14 इज 19 plus 40 or 19 plus 40? 14. Okay, sorry. 33. 33. चलो, हाँ. थोड़ा लेट हो गए पर चलेगा. ठीक है, अगर मैं सही से बताऊं कि अगर आपने गौर से देखा होगा तो ऋषा ने एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस फॉलो किया जो हर ह्यूमन फॉलो करता है. दैट इज नोन एज अ 1x1 गेटवे. अब इसका मतलब ये है, जब ऋषा 9+5 कर रही थी, तब ऋषा 9+5 को प्रोसेस कर रही थी और उसने मेमोरी में कहीं ना कहीं 19+14 को स्टोर करके रखा है. याद, ये समझ में आया? पर ऋषा ने एट अ टाइम सिर्फ 9+5 को ही प्रोसेस किया. उसने दोनों आंसर साइड बाय साइड प्रोसेस करके मुझे नहीं दिए. ठीक है ना. तो कंप्यूटर में भी जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, एएलयू, तो एक काम कर रहा होता है तो उसको तुरंत दूसरा काम तो नहीं दिया जा सकता. ठीक है ना, तुरंत दूसरा काम तो नहीं दिया जा सकता. ठीक है, इस तरह के भी बने हुए यूनिट्स, ऐसा बात नहीं है, मल्टी प्रोसेसिंग भी होते हैं. बट एट अ सेम टाइम साइमल्टेनियसली दो, अगर मैं दो काम देता हूं तो वो एट अ सेम टाइम करने के लिए आपको टाइम लगेगा. लगेगा ना. तो अगर मेमोरी को, अगर मैं पहला काम जो सीपीयू को मैंने दिया, जैसे ऋषा थी मेरी सीपीयू, अब इसको मैंने दिया 9+5, तो इसने पहले 9+5 को प्रोसेस किया और उसके बाद 19+14 को प्रोसेस किया. ठीक है ना, एक एक करके प्रोसेस किया. तो अब जब पहला प्रोसेस हो रहा था तो दूसरा दूसरा जो डेटा और इंस्ट्रक्शन थे वो मेमोरी में स्टोर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना. Yes, sir. मेमोरी और प्रोसेसिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है? है. है ना. मेमोरी से डेटा तब तक प्रोसेसिंग यूनिट में नहीं जाएगा जब तक हमारा प्रोसेसिंग यूनिट खाली ना हो जाए दूसरे काम के लिए. यस और नो? Yes, sir. It obtains the instruction from the memory and interpreted them. ठीक है, मेमोरी से ये इंस्ट्रक्शन को लेते हैं और उसको इंटरप्रिटेट करते हैं. इंटरप्रिटेट करना मतलब कन्वर्ट करना. ठीक है, एंड डायरेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, ये हमारा बोलता है कि मेमोरी से डेटा को लिया जाता है और उसको कन्वर्ट करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं. इट विल कम्युनिकेट विद द इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑल्सो. कौन सर? कंट्रोल यूनिट. ठीक है, कंट्रोल यूनिट से सारे यूनिट्स कनेक्टेड है तो सारे डिवाइस से कम्युनिकेट करता है. लास्ट हमारा टॉपिक है एएलयू. ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को दो चीजों में डिवाइड किया गया. एक है अर्थमेटिक सेक्शन, एक है लॉजिकल सेक्शन. अब ये दोनों यूनिट्स के बारे में ना बहुत सिंपल सा है, मैं बस फटाफट आपको बता देता हूं. देखो, मेरा ध्यान से समझना. देखो, जितने भी है अर्थमेटिक, जैसे प्लस हो गया, प्लस टाइप का ऑपरेशन हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है, डिवीजन हो गया, या फिर मॉड्यूलस हो गया, मतलब परसेंटेज निकालना, रिमाइंडर निकालना, इस तरह का चीज हो गया.
ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मतलब अर्थमेटिक यूनिट सिर्फ वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जो मैथमेटिकल हो, जो कैलकुलेटिव हो। क्लियर? ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, है ना, ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को वो परफॉर्म करता है। इज दैट क्लियर? ये काम है अर्थमेटिक सेक्शन Yes. का। और सर एलयू मतलब लॉजिकल सेक्शन जो है, लॉजिकल सेक्शन जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीजों को वो समझता है। क्लियर? ठीक है।